हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज से हम इस वीडियो में दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो से दोस्तों एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे दोस्तों, कुछ भी रटना नहीं है दोस्तों। और दोस्तों हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान भाषा में एक एक टॉपिक को समझा देंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको कुछ भी रटना नहीं है, या जितना आप बताएंगे दोस्तों उसको केवल समझना है। और इसको याद करने के लिए दोस्तों हम आपके लिए ऑडियो सीरीज बनाए हैं। ऑडियो सीरीज का मतलब हो जाएगा दोस्तों, जैसे आप गाना सुनते हैं ना, वैसे दोस्तों इसका नोट्स लिखकर ऑडियो सीरीज कन्वर्ट कर दिया गया है। आपको याद करने के लिए रटना नहीं है दोस्तों। आप ईयरफोन लगा लीजिए और इसका ऑडियो सीरीज गाना के जैसे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। केवल यहाँ पे आप समझिए, वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करेंगे तो बोर्ड एग्जाम की सभी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। और यह भी बताया जाएगा कि दोस्तों ऑडियो सीरीज आपको कैसे मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते चलिए। और इस वीडियो में दोस्तों जो आपका पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दोस्तों, उसको पूरा खत्म कर देंगे। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे दोस्तों। इसमें हम सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। जो हम इस वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। जो हम बताएंगे दोस्तों उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए दोस्तों, यह जितना प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इन सब प्रश्नों का उत्तर एक ही बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इसी तरह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी हमको बताना है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को दोस्तों 2019 और 2020 में पूछा गया है। जो लाल में लिखा है दोस्तों उतना बार पूछा गया है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीका से पूछा गया है, वह है दोस्तों संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको भी दोस्तों 2019 और 2020 में पूछा गया है। फिर इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीका से पूछा गया है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। इसको दोस्तों 2022 में पूछा गया। यानी एक ही प्रश्न है, उसको कई तरह से घुमा फिरा के पूछा गया है। उसका आंसर एक ही होगा दोस्तों। हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। बस आप एक और लास्ट देख लीजिए। लास्ट है दोस्तों, दूसरे तरीका से पूछा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हम जितना प्रश्न बताए हैं दोस्तों उन सभी प्रश्न का मतलब एक ही है और उसका आंसर एक ही होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होता है दोस्तों, पानी क्या हो गया, पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, यह भी पदार्थ हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, एक या एक से अधिक पदार्थ, कोई एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, अभिक्रिया करके, या तो अभिक्रिया करे आपस में मिले। अभिक्रिया करना या मिलना का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब दोस्तों एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलता है, नया पदार्थ बनाता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी, और इसमें प्लस क्या कर देंगे, प्लस चीनी मिला देंगे। तो पानी और चीनी को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, इन दोनों को आपस में या तो अभिक्रिया करा देंगे या आपस में मिला देंगे। तो क्या बनेगा दोस्तों, रस या शरबत। कुछ लोग इसे रस कहते हैं, कुछ लोग इसे शरबत कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, दो पदार्थ को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया गया है। पहले क्या था दोस्तों, पानी और चीनी। पानी और चीनी को आपस में मिलाकर या अभिक्रिया कराकर एक नया पदार्थ बनाया गया है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब इसका ऑडियो सीरीज हम आपको देंगे ना तो पूरा याद हो जाएगा दोस्तों और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप केवल थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, उदाहरण क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। उदाहरण क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं, H पे यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, O यानी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, दो पदार्थ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
तो दोनों का आपस में मिलाकर क्या बना है, एक नया पदार्थ। देखिए यहाँ पे अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ पे दो है और मिलकर क्या बना है, एक नया पदार्थ बना है। तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे प्रश्न में लिखा है यह कितने प्रकार के होते हैं। पहले पूछा है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद आगे लिखा है यह कितने प्रकार के होते हैं और इनको उदाहरण देकर समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला है संयोजन या संकलन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों हम आपको एक प्रश्न बताए कि संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्या पूछा गया है, संकलन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह क्या है दोस्तों, संकलन अभिक्रिया के बारे में या संयोजन अभिक्रिया, दोनों एक ही चीज है, संकलन या संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे संयोजन। संयोजन का मतलब होता है दोस्तों मिल जाना, आपस में क्या होना, मिल जाना। तो संयोजन या संकलन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यह और यह दोनों एक ही चीज है। नहीं, देखिए क्या क्या अंतर है। इसमें क्या है दोस्तों, एक या एक से अधिक पदार्थ है और इसमें क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ है। और इसमें क्या है दोस्तों, नया पदार्थ बनाएगा, यानी पदार्थ कितना भी बना सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, केवल एक नया पदार्थ बनाएगा। क्या दोस्तों, इसमें क्या बनाएगा, केवल एक नया पदार्थ बनाता है, उसे संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है दोस्तों मिल जाना। देखिए यहाँ पे दो है, दो को मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा, उसे हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। एक ही उदाहरण को दोनों जगह लिख दिए हैं कि आपको याद करने में और समझने में आसानी होगा और आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में भी आसानी होगा। तो यह क्या होगा दोस्तों, उदाहरण H2+O2। तो देखिए क्या है दोस्तों, दो पदार्थ है, यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ। तो यहाँ पे एक और यह दो पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ, क्या दोस्तों, केवल एक नया पदार्थ बना है। पहले क्या है दोस्तों, S से हाइड्रोजन है और O से ऑक्सीजन है। तो यह दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाया है और नया पदार्थ क्या बनाया है, H2O यानी जल बनाया है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और संयोजन या संकलन अभिक्रिया आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। अब दोस्तों हम इसको मिटाकर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का दूसरा, तीसरा और चौथा बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों उसको मिटाकर हम लिख दिए हैं। रासायनिक अभिक्रिया के टोटल 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला प्रकार हमने बता दिया है संयोजन अभिक्रिया। अब हम बताएंगे दोस्तों दूसरा, वियोजन अभिक्रिया। पहला क्या बताए थे दोस्तों, संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ जाना, और यहाँ पे क्या है, वियोजन। वियोजन का मतलब उसका उल्टा, वियोजन का मतलब टूट जाना, अलग अलग बट जाना। इस अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों, एक पदार्थ रहेगा और टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ में बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जब एक पदार्थ, क्या दोस्तों, इसमें क्या है, एक पदार्थ रहेगा टूटकर, एक कोई एक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोई यह एक है या टूटकर या अलग अलग, तो दो बन गए दोस्तों। तो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब ही होता है दोस्तों टूटना, टूटकर अलग अलग बढ़ जाना। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होगा, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा कि जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसका उदाहरण देखिए, CaCO3। CaCO3 कोई पदार्थ है और इसको क्या किया गया है, उष्मा। उष्मा का मतलब होता है दोस्तों गर्म करना, यानी इस पदार्थ को जब गर्म किया गया है तो क्या होगा दोस्तों, CaO+CO2 में बट गया है। पहले क्या था, एक पदार्थ था, लेकिन इसको क्या किया गया है, उसमें यानी गर्म किया गया है, तो दो भागों में बट गया है। तो इसको कहते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। अब आ गया दोस्तों विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। दोनों एक ही चीज है, विस्थापन और प्रतिस्थापन। इसका मतलब होता है दोस्तों कोई चीज, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, इसको उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वस्तु का विस्थापन कर दिया गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही प्रतिस्थापन या विस्थापन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक का एक परमाणु, मान लीजिए यह क्या है, एक यौगिक है, इसमें दो भाग है दोस्तों। देखिए Cu यह अलग है एक साथ है और यह SO4, तो इसमें क्या है, दो चीज से मिलकर एक तत्व बना है। Cu अलग है और यह SO4 अलग है, ऐसा नहीं C अलग U अलग नहीं, Cu एक साथ अलग है और यह SO4 क्या है, यह एक साथ है, यानी इसमें क्या है, दो परमाणु है। तो एक परमाणु एक स्थान से दूसरे
स्थान पर चला जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में समझिए, यहाँ पे है एक परमाणु, यहाँ पे Fe प्लस CuSO4, यह क्या है दोस्तों, अभिक्रिया का पहले है। लेकिन अब इन दोनों का क्या किया जा रहा है, आपस में मिलाया जा रहा है या अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो देखिए क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे Fe क्या था, अलग था अकेले परमाणु के साथ, लेकिन इधर देखिए अभिक्रिया के बाद Fe के साथ क्या आ गया है, SO4 आ गया है। यानी जो यह परमाणु है SO4 का परमाणु, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। पहले Cu के साथ था, लेकिन अब क्या हो गया, Fe के साथ आ गया। तो केवल क्या हुआ है, एक परमाणु SO4 का स्थान बदल गया है। तो जब एक परमाणु का स्थान बदलता है तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या विस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप इसको लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये हो गया दोस्तों उदाहरण। और लास्ट में क्या बच जाता है, Cu अकेले रह जाता है, क्योंकि SO4 क्या होता है, Fe के साथ चला जाता है, एक परमाणु का स्थान बदल जाता है। तो यह हो गया दोस्तों विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, चौथा और लास्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोनों एक ही चीज है, यानी दोनों का मतलब एक ही होगा। द्विविस्थापन और उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब एक ही होगा, यानी दोनों का अर्थ एक ही है। क्या है दोस्तों, इस अभिक्रिया में दो परमाणुओं का अदला बदली हो जाता है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, विस्थापन और प्रतिस्थापन में क्या हुआ था, एक परमाणु का स्थान बदलना कह दीजिए या एक परमाणु का अदला बदली हो गया था। लेकिन इसमें क्या हो गया, द्विव का मतलब हो जाएगा दो और विस्थापन का मतलब स्थान बदलना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना। यानी इसमें क्या होगा, दो परमाणु का स्थान बदलेगा। तो यही यहाँ पे परिभाषा लिख दिया गया है, इस अभिक्रिया में दो परमाणुओं का अदला बदली हो जाता है, यानी दो परमाणुओं का स्थान बदल जाता है। देखिए कैसे, उदाहरण यहाँ पे Na-SO4, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, Na और SO4 एक परमाणु है, यानी इतना एक है और इतना एक है, और यहाँ पे BaCl2 एक साथ है। अब देखिए इन दोनों को मिलाया गया है या अभिक्रिया कराया गया है, तो क्या बना है, देखिए यहाँ पे देखिए BaSO4 है और यहाँ पे SO4 Na के साथ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो Ba है SO4 के साथ चला गया है। इसका मतलब दोस्तों SO4 का स्थान बदल गया है। यह क्या हुआ है, SO4 Ba के साथ चला गया है, तो एक परमाणु का स्थान बदल गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, Na तो Na है। अब देखिए Cl क्या है, Ba के साथ है, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या हुआ है, जो Cl है वह Na के साथ हो गया है। Cl है Na के साथ हो गया है। पहले क्या था, Ba के साथ था Cl, लेकिन जब अभिक्रिया के बाद क्या हुआ है, Cl Na के साथ हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दो परमाणुओं का अदला बदली हो गया है। पहला SO4 का स्थान बदल गया है और Cl2 का स्थान बदल गया है, यानी दो परमाणुओं का अदला बदली हो गया। तो यह हो गया दोस्तों द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे कि द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या इसको परिभाषित कीजिए, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यह हो गया दोस्तों, जो हम आपको प्रश्न बताए हैं उन सभी प्रश्नों का यह आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी अभिक्रिया पूछे, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो आप आसानी से परिभाषा लिख दीजिएगा, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। क्योंकि हम बहुत ही आसान भाषा में समझाए हैं, केवल आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझिए। जब हम आपको ऑडियो नोट्स देंगे तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। रटना नहीं है दोस्तों, आप बस थोड़ा थोड़ा यहाँ से समझते चलिए। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर इस चैप्टर का आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटा कर हम अगला प्रश्न लिख दिए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी कोष्टक में लिखा है दहन, इसका मतलब दोस्तों ऊष्माक्षेपी को क्या कहते हैं, दहन भी कहते हैं। एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए दोस्तों, उसी प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछा है, दहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दहन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन दोनों प्रश्न का मतलब हो जाएगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताना है। तो हम इसका आंसर बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं, दहन, यानी दहन को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है दोस्तों ऊष्मा का उत्पन्न होगा, यानी इस अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों, ऊष्मा का उत्पन्न होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इस अभिक्रिया में
उत्पाद के निर्माण के साथ, यानी उत्पाद तो बनेगा लेकिन साथ साथ क्या होगा, उष्मा भी उत्पन्न होगा। क्या दोस्तों, उष्मा भी उत्पन्न होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है CH4 प्लस 2O2, तो यह क्या दोस्तों, अभिक्रिया कर रहा है और यह क्या जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। तो यहाँ पे लिखा है उत्पाद के निर्माण, यानी यहाँ पे क्या बन गया, उत्पाद का तो निर्माण हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा दोस्तों, उष्मा भी उत्पन्न हो गया, यानी यह उष्मा उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराएंगे, उत्पाद तो बनेगा लेकिन उष्मा भी उत्पन्न होगा। उष्मा उत्पन्न होने से तात्पर्य है दोस्तों कि यह अभिक्रिया क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यह क्या होगा, उष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया या दहन। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कई तरीका से पूछा जा सकता है। बोल देगा कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या दहन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर उसी में दोस्तों उष्मा शोषी अभिक्रिया। इस उष्मा शोषी से यह तात्पर्य है कि उष्मा का अवशोषित करेगा, यानी उष्मा खींचेगा। इसका मतलब ठंडा करेगा, पहले गर्म रहेगा बाद में क्या करेगा, उष्मा को अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा, यानी उष्मा कम होगी। तो इस अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है यानी कम होती है। उदाहरण देख लीजिए N2O2, यह क्या है दोस्तों, पहले तो गर्म होता है और अभिक्रिया के बाद 2NO तो बनता है, यानी उत्पाद बन गया, लेकिन उष्मा क्या हो गया, यहाँ पे लिखा है माइनस उष्मा, यानी उष्मा क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है प्लस उष्मा, यानी उष्मा बढ़ गया, और यहाँ पे लिखा है माइनस उष्मा, माइनस का मतलब घट जाएगा, यानी उष्मा क्या होगा, ताप कम हो जाएगा, पहले गर्म रहेगा बाद में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कई तरीका से पूछ सकता है, पूछ देगा कि उष्मा शोषी पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में यह सब प्रश्न पूछे तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम दोस्तों इसको मिटा कर आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटा कर अगला प्रश्न लिख दिए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इस प्रश्न को 2020 में पूछा है। फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इसका मतलब दोस्तों एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के कई तरीका से पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, योग अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए। इसका मतलब दोस्तों यह तीनों प्रश्न है, इन तीनों प्रश्न का आंसर एक ही होगा। फिर देखिए दोस्तों आगे प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसको दोस्तों 2019 में और 2020 में पूछा गया है। जो लाल में लिखा गया है इसका मतलब उतना बार पूछा गया है। फिर इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीका से पूछा गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इसको दोस्तों 2022 में पूछा गया है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछा है, उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या सोदाहरण सहित कीजिए। सोदाहरण का मतलब दोस्तों उदाहरण सहित कीजिए। इसको 2022 में पूछा गया है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को देखिए कैसे पूछा गया, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों हम जितना प्रश्न बताए हैं उन सभी प्रश्न का आंसर एक ही होगा। सबसे पहले हम कौन सा प्रश्न बताए दोस्तों, ऑक्सीकरण। देखिए जो ऑक्सीकरण है वो अपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या दोस्तों, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही चीज है। प्रश्न क्या पूछा था, ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या योग अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखिए। दोनों एक ही चीज है, योग अभिक्रिया, संक्षिप्त अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में उपचयन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। क्या दोस्तों, इसीलिए इसका नाम योग अभिक्रिया दिया गया है। योग अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन का योग होता है, और उपचयन मतलब भी ऑक्सीजन का योग होता है, और ऑक्सीकरण का मतलब भी ऑक्सीजन का योग होता है। यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या योग अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन का योग होता है। अब देखिए इसका उदाहरण यहाँ पे लिख दिया। उदाहरण देखिए यहाँ पे C यानी कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है। देखिए अभिक्रिया से पहले क्या है, C है और O2 है, यह कार्बन है और यह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का सूत्र होता है दोस्तों O का मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। अब क्रिया के बाद क्या हुआ, C और O एक साथ आ गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, योग हो गया। योग का मतलब जुट गया है, ऑक्सीजन क्या हो गया है, यहाँ पे जुट गया। पहले क्या है, अलग अलग है, और अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन जुट गया है। जब ऑक्सीजन का योग होता है या ऑक्सीजन जुट जाता है तो वहां पे होता है उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण या योग अभिक्रिया होता है। तो यह हो गया दोस्तों इसका आंसर।
फिर दोस्तों आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या अपचयन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकास होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का निकास होता है, यानी ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है। उपचयन में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन जुट जाता है, और अपचयन में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, हट जाता है, घट जाता है। उदाहरण से समझिए, देखिए Cu के साथ O है, ऑक्सीजन है ना दोस्तों। अभिक्रिया से पहले यहाँ पे H2O है तो H2O है, देखिए अभिक्रिया के बाद यहाँ पे H2O है, यहाँ पे H2O है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए CuO है, ऑक्सीजन साथ है ना, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या हो गया है, ऑक्सीजन गायब हो गया है, केवल Cu बच गया है। तो ऑक्सीजन का हटना या निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। उपचयन में ऑक्सीजन जुट जाएगा और अपचयन में ऑक्सीजन हट जाएगा, यानी ऑक्सीजन का निकास हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब देखिए उसके आगे प्रश्न आपसे पूछा गया था, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है, यानी एक बार ऑक्सीजन जुटेगा और एक बार ऑक्सीजन घटेगा भी। अब देखिए दोस्तों उसका उदाहरण क्या है दोस्तों, यहाँ पे CuO ऑक्सीजन क्या है, साथ है, अब क्रिया के बाद ऑक्सीजन गायब हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि यह दोनों उदाहरण एक ही है, तो एक ही नहीं है, अलग अलग है। देखिए यहाँ पे H2O है, लेकिन यहाँ पे केवल H2 है, तो यह दोनों उदाहरण अलग अलग है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे O साथ है, यहाँ पे O हट गया, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अपचयन। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन, तो यहाँ पे अपचयन हो गया है। फिर देखिए यहाँ पे H2 है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या हुआ है दोस्तों, ऑक्सीजन जुट गया है, इसके साथ ऑक्सीजन आ गया है, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, उपचयन। तो यहाँ पे अपचयन भी हो गया और उपचयन भी होता है। तो जहां अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा, इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है। उदाहरण के तौर पर लिख दीजिएगा CuO प्लस H2। उसके बाद अभिक्रिया के बाद क्या होगा दोस्तों, Cu रह जाएगा, O क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो जब O यानी ऑक्सीजन गायब होता है उसको कहते हैं अपचयन। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन नहीं है और अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो इसको कहेंगे उपचयन। तो इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो गया, तो यह हो गया दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया। अब दोस्तों हम इसको मिटाकर इसके आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों उसको मिटाकर अगला प्रश्न का उत्तर लिख दिए हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर बताइए। इसका मतलब दोस्तों दो दिया है, A संक्षारण और B विकृत गंधिता, यानी इन दोनों को क्या करना है, निम्न पदों में वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, यानी इन दोनों का एक एक उदाहरण देना है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीका से पूछा है, संक्षारण क्या होती है, संक्षारण के दो उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न को दोस्तों 2022 में पूछा गया है। फिर दोस्तों इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीका से क्या पूछा है, संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन सभी प्रश्न का मतलब हमको यही बताना है दोस्तों, संक्षारण के बारे में और विकृत गंधिता के बारे में हमको बताना है। तो संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में हम बहुत ही आसान भाषा में समझा देंगे दोस्तों, और यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद यह चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, देखिए जब कोई धातु वायु के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे कोई लोहा है दोस्तों, अगर ऐसे रख देंगे तो उसमें क्या होगा, मूर्छा लगने लगेगा, धीरे धीरे खराब हो जाएगा, उसे ही संक्षारण कहते हैं। ठीक, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षारण किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आप लिख दीजिएगा, जब कोई धातु वायु के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में अभी पूछे कि संक्षारण के दो उदाहरण दीजिए, तो इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, लोहे में जंग या मूर्छा लगना। लोहे में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है या मूर्छा लग जाता है। फिर दूसरा क्या है दोस्तों उदाहरण, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, यानी जो चांदी होता है, पायल चांदी का बनता है, वो क्या होता है, काला हो जाता है, यानी उसके ऊपर काला परत चढ़ जाता है। तो यह क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। बोर्ड एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संक्षारण को रोकने का उपाय बताइए, यानी कैसे संक्षारण को रोका जा सकता है। तो पहला है दोस्तों,
संक्षारण को रोकने का उपाय पहला है दोस्तों, लोहे को पेंट कर कर। अगर कोई भी लोहा है उस पर पेंट कर देंगे तो क्या होगा, उसमें मूर्छा नहीं लगेगा। तो जब मूर्छा नहीं लगेगा तो उसका संक्षारण नहीं होगा, तो संक्षारण को रोका जा सकता है। दूसरा विधि है दोस्तों, लोहे में तेल लगाकर। कोई भी लोहा है अगर उसमें हम तेल लगा देंगे तो वो क्या होगा, मूर्छा नहीं लगेगा। तो संक्षारण का रोकने का दूसरा उपाय है। तो यह हो गया दोस्तों संक्षारण के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विकृत गंधिता के बारे में। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि विकृत गंधिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ का मतलब खाने वाला पदार्थ। जैसे कोई भी पदार्थ जो तेल से बना हो या वसा से बना हो, जैसे पकौड़ा हो गया, तेल में छाना जाता है दोस्तों, तो वो क्या है, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, यानी जो खाने वाला पदार्थ है जो तेल या वसा से बना हो, को अधिक समय तक रखने पर उसका स्वाद व गंध बदल जाता है। जैसे पकौड़ा है, उसको ज्यादा समय तक रखेंगे यानी ज्यादा दिन तक रखेंगे तो उसका स्वाद भी बदल जाएगा यानी अरुआ जाएगा, और उसका गंध भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है स्वाद व गंध बदल जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। हम दोस्तों आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। यह हो गया दोस्तों विकृत गंधिका का परिभाषा। अब उसका उदाहरण हो जाएगा। विकृत गंधिका का उदाहरण है समोसा। समोसा को क्या किया जाता है, तेल में छाना जाता है, तो उसको भी ज्यादा समय तक रखेंगे तो क्या होगा, स्वाद और गंध बदल जाएगा। दूसरा है दोस्तों पकौड़ा। पकौड़ा भी तेल में छाना जाता है, तो इसको भी ज्यादा समय तक हम रख देंगे तो यह क्या होगा, स्वाद व गंध बदल जाएगा। तो स्वाद और गंध बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाती है। अब देखिए विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकृत गंधिता को रोकने का 2 उपाय बताइए। तो पहला उपाय है दोस्तों फ्रिज में रखकर। कोई भी चीज है दोस्तों उसको फ्रिज में कुछ समय तक रख देंगे तो वो क्या होगा, खराब नहीं होगा। और दूसरा दोस्तों नाइट्रोजन गैस में रखकर। कोई भी चीज है अगर उसको नाइट्रोजन गैस में रखेंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। जैसे जो आपका चिप्स का पैकेट रहता है उसमें देखिएगा हवा भरा रहता है, वो क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस अगर नहीं भरा रहेगा तो वो खराब हो जाएगा। तो खराब होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे SMS जरूर करें। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया।